नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग व्रण शोथ निदान, ये एक अलग ही अध्याय है और माधव निदान में जो बताया है वह एकदम अलग है और पढ़ने लायक है, समझने लायक है, क्योंकि सुश्रुत संहिता में भी इसके बारे में बताया है। लेकिन सुश्रुत संहिता का जो शब्द है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझने में इजी है वो भी, लेकिन ये जो माधव निदान का बताया है, ये और ज्यादा क्लियर क्लियर बताया गया है। यहाँ पे व्रण भी हुआ है और शोथ भी हुआ है, मतलब यहाँ पे वुंड भी है और स्वेलिंग भी है, ऐसे दोनों कंडीशन है। इसके पहले हमने शोथ निदान पढ़ा है, व्रण निदान पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें, व्रण भी है शोथ भी है। तो इसके बारे में क्या बताते हैं माधव निदानकार कि एक देशोत्थिता शोथो व्रणानाम पूर्व लक्षणम षड्विधः स्यात् पृथक् सर्व रक्तागंतु निमित्तजः शोथाः षडेते विज्ञेयः प्रागुक्ते शोथलक्षणैः विशेषः कथ्यते चैषां पक्वा पक्व पक्वादि निश्चय। ऐसा है, मतलब एक स्थान पर उत्पन्न शोथ व्रण का पूर्व रूप होता है। एक स्थान पे उत्पन्न शोथ जो होता है वो व्रण का पूर्व रूप होता है। स्वेलिंग है वो व्रण का पूर्व रूप है। वह 6 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। शोथ के जो लक्षण पहले कह चुके हैं वही लक्षण इन शोथों में भी होते हैं। पक्व, अपक्व और पच्य मानने का निश्चय करने के लिए विशेष लक्षण कहते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। टीकाकार जो मधुस्त्रवा जो टीका है उसके बारे में क्या बताया है कि प्रायण चिकित्सा सार्धम्यात भावी व्रणत्व संबंध तुल्यत्वाच व्रणशोथ निदानम आह एक दोषोत्त इत्यादि षड्विध इति संख्या कथनम द्वंद्वज निषेधार्थम प्रागुक्तेरिति आम पक्वे एषणी योगते ही तत्र ही वाताशवथु अरुणः कृष्णो वा परुषो मृदुरन्वस्थितः सुश्रुतसूत्रसान अध्याय 17 इत्यादिना षडशोथा लक्षण्यानुक्तानि विशेषः कथ्यते चैषामिति तत्रानुक्तो विशेषतः कथ्यत इत्यर्थः पक्वा पक्वादि निश्चय इति अत्रादि शब्देन पच्यमानस्य परिग्रहः। मतलब विद्रधि, इसके पहले विद्रधि अध्याय था, तो विद्रधि और सामान्य वर्ण की चिकित्सा प्रायः एक समान होती है तथा शोथ के अनंतर होने वाले व्रण भाव में तुल्यता होने कारण विद्रधि के पश्चात व्रण शोथ का निदान लिखते हैं एक दोषोत्तर इत्यादि से। षड्वीर अर्थात शोथ 6 प्रकार का होता है। इस प्रकार स्पष्ट निर्देश करने से द्वंद्व जाति का निषेध सिद्ध किया गया है। प्रागुक्त ही आम पक्वेशण्य अध्याय में कहे हुए लक्षणों और पूर्वोक्त शोध के लक्षणों के समान लक्षण होते हैं।
मतलब सुश्रुत संहिता में अध्याय 17वां जो है उसमें आम पक्वैषणीय अध्याय बताया है। तो उसके लक्षण और यहाँ पे जो बताया है वह सब एक जैसे है। वहां पर लिखा है कि वातजन्य शोथ अरुण होता है, कृष्ण होता है, खुरदुरा होता है, दबाने से मृदु होता है, और अनवस्थित अर्थात चल होता है, इत्यादि संदर्भ द्वारा 6 प्रकार के शोथ के लक्षण कहे गए। विशेषः कथ्यते चैषाम, अर्थात जो जो विशेष वक्तव्य उन लक्षणों में नहीं आए हैं उनका वर्णन यहाँ पर करेंगे। पक्वादि अपक्वादि निश्चय, यहाँ पर आदि शब्द से पच्च मानवावस्था का ग्रहण कर लेना चाहिए। शरीर में एक दोष से में होने वाले शोथ से व्रण की उत्पत्ति का क्रम का ज्ञान हो जाता है। अर्थात शरीर में किसी एक प्रदेश में शोथ या सूजन हो जाए तो समझो वहां पे फोड़ा हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। कहीं पर भी सूजन या शोथ हो रहा है वहां पे फोड़ा होने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। जहां पे एक दोष ये है, जैसे हाथ में हो गया, पेट में हो गया, कमर में हो गया, जहां स्वेलिंग है वहां पे ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे व्रण होने वाला है, पूर्ण रूप समझना चाहिए। तो ये वातज, पित्तज, कफज, फिर सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज, ये टाइप समझना चाहिए। इन 6 प्रकार के शोथों के लक्षण में पूर्वोक्त शोथ सामान्य ही होते हैं, किंतु यहाँ पर पक्व, आम और पच्यमान 3 अवस्था होती है। आमावस्था होती है जब कच्चा रहता है, पक्वावस्था रहती है, और पच्यमान अवस्था रहती है। ये 3 लक्षण होते हैं, इसका निर्देश करेंगे। अब व्रण शोथ के लक्षण बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं। ऐसे पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं? कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? पहले स्वेलिंग आया और बाद में वो व्रण हो गया, व्रण शोथ। जी। प्रणाम सर। जी। एक्चुअली ना ऐसे मुझे वेरिकोसिटी जो होती है और बहुत बार वो खुद खुद ब खुद फटती है और वहां पे व्रण होता है, तो वहां पे ऐसे ही मिलता है सर। पहले शोथ आएगा और फिर व्रण खुद होके बनता है। और बहुत बार भगंदर का भी वैसे ही दिखता है सर। पहले शोथ आता है, वहां पे बहुत मोटी सी चमड़ी बनती है और फिर वो व्रण मतलब वहां पे एक चैनल बनता है साइनस टाइप और वहां पे व्रण दिखता है सर। मतलब ये 2 केसेस में तो मैंने देखा है। बाकी कभी कभी जैसे आघात की वजह से जो लगता है, मतलब कुछ लग गया और फिर वहां पे शोथ आता है और वहां पे फिर कुछ दिन के बाद ऐसे व्रण बन जाता है। मतलब व्रण तो छोटा सा है पर वो फिर वो आगे की स्टेज ले लेता है। जैसे कि अभी आपने बोला कि व्रण के जैसे आमा अवस्था, पक्वावस्था, पच्चमानावस्था हुआ, इसमें भी वो जा सकता है अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो। पर जी। बाकी ऐसे नहीं देखा सर कि डायरेक्ट शो था या और रन हो गया, वैसे नहीं देखा सर। नहीं, आप देखिएगा, और आगंतुज कारण भी बताया है यहाँ पे। जी सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें व्रण शोथ के लक्षण बता रहे हैं। तो विषमम पच्यते वाता, पित्तोत्थ चिराचिरम, कफज पित्तवज शोथो, रगा रक्तागंतु समुद्भव। मतलब वातज व्रण शोथ में विषम पाक होता है, मतलब कुछ भाग पकता है, कुछ भाग नहीं पकता है। पित्तज शोथ जो है, व्रण शोथ, वो शीघ्र पकता है। कफज देर में पकता है। रक्तज और आगंतुज व्रण शोथ पित्त के समान होते हैं। उन्होंने कितना एनालिसिस किया है कि किस तरह का होता है। आप लोग के पास जब भी ऐसे पेशेंट आए तो आप जरूर देखिएगा, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्रणशोथ के लक्षण वाला जो श्लोक है, इस पे टीकाकार क्या बोलते हैं? तो वातादि भेदेन भेदेन विशेष लक्षण माह विषम इत्यादि, पित्तवदिति पित्त शोथवत चीरम पच्यते। वातादि भेद से इसके विशेष लक्षण कहते हैं विषम इत्यादि। पित्तवत अर्थात पित्त शोथ के समान ही पित्तज व्रण शोथ भी शीघ्र पक जाता है। वातादि भेद से इसके विशेष लक्षण कहते हैं वातजन्य व्रणशोथ विषम रूप से तथा स्थान वैषम्य से पकता है। स्थान भी उसमें विषम रहता है, मतलब वो कुछ पकेगा कुछ नहीं पकेगा। पित्तजन्य शोथ शीघ्र ही पक जाता है, और कफजन्य व्रणशोथ चीरकाल में पकता है। रक्तजन्य एवं शतजन्य शोथ भी पित्त के समान शीघ्र ही पक जाता है। रक्तज है और आगंतुज है। आगंतुज मतलब बाह्य आघात लगा है। फिर उसके बाद में आगे का पढ़ते हैं, आम शोथ के लक्षण। आम शोथ मतलब आमावस्था है शोथ में, तो इसमें क्या बता रहे हैं? मंदोष्मता, अल्प शोथत्व, काठिन्यम त्वक सवर्णता, मंद वेदनता चेत शोथा नाम आम लक्षणम, शोथा नाम माम लक्षणम। आम शोथ में थोड़ा उष्णता होती है, शोथ अल्प और कठोर होता है। शोथ का रंग त्वचा के समान होता है, पीड़ा कम होती है। ये लक्षण अपक्व शोथ के हैं। यहाँ पे आमावस्था है, शुरुआत है।
टीकाकार क्या बोलते हैं, मधुकोश में आम शोथ के लक्षण की व्याख्या नहीं की गई है, वहां पे उस पर टीका नहीं लिखी है, लेकिन आतंक दर्पण नाम का जो टीका है उसमें बोल रहे हैं कि मंदोष्मता अर्थात थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है, त्वक सवर्णता रहती है, त्वचा के समान ही उसका वर्ण होता है। अब क्रमानुसार आमज व्रण शोथ के लक्षण लिखते हैं। व्रण शोथ की आमावस्था में शोथ के स्थान पर सारे शरीर की अपेक्षा यद्यपि अधिक उष्णता होती है, फिर भी पच्यमान अवस्था की अपेक्षा कम होती है, इसलिए मंदोष्मता कही गई है। शोथ की शोथ भी पच्यमान अवस्था की अपेक्षा कम होती है। विकृत दोष वहां आकर संचित हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद, तो संचय हो रहा है दोषों का, और वहां पे मतलब संचय की अवस्था है, जो षड्विध क्रियाकाल है उस हिसाब से। तो शोथ में पच्यमान अवस्था की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पे मंदोष्मता रहती है, पच्यमान अवस्था पकने की अवस्था है ना, पच्यमान पच रहा है, वहां पे पक रहा है। यहाँ पे आमावस्था है, तो यहाँ पे कम रहेगा दोष, और कठोरता भी थोड़ा कम रहेगा। आम शोथ में तत्स्थानीय त्वचा का रंग देह के त्वचा के समान ही होता है, वहां पे पाक के लिए भी संघर्ष नहीं होता, संघर्ष न होने से वहां पर पीड़ा भी कम होती है। तो आप लोगों ने मॉडर्न की बुक्स, पैथोलॉजी की बहुत सारी बुक्स है, हर्ष मोहन की और बहुत सारी बुक्स, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फ्लेमेशन जब भी होता है, वोंड या इन्फ्लेमेशन जब अंदर ही अंदर होता है, तो उसमें क्या प्रोसेस होती है, तो वो आप पढ़ लेंगे ना, कभी हम उसका उससे भी डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेमेशन होता है तो कलर कैसा चेंज होता है, वहां पे पेन होता है कि नहीं, रेडनेस होता है कि नहीं। मॉडर्न वाले डॉक्टर्स लोगों ने भी वहां पे अभ्यास किया है बहुत ज्यादा, इनकी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी अलग है। यहाँ पर अपने आचार्य लोग भी वही चीज बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वातज पित्तज कफज ये टाइप पे बताया है, आमावस्था, पच्यमानावस्था, पक्वावस्था, ये तीन अवस्थाएं बताई हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पच्यमान शोथ के लक्षण, दह्यते दहयनेनैव क्षारेणैव च पच्यते, पिप्पलिका गणेनैव दृश्यते विच्छिद्यते तथा विद्यते चैव शस्त्रेण दण्डेनैव च ताड्यते, पीड्यते पाणिनैवान्तः शुचिभिरेव तुद्यते, शोषाचोषो विवर्णः स्यादङ्गुल्यावावघट्यते, आसने शयने स्थाने शान्तिं वृश्चिक विद्धवत्, न गच्छे दादतः शोथो भवेदात्मात् बस्तिवत्, ज्वरस तृष्णा अरुचिश्चैव पच्यमानस्य लक्षणम। अब ये शोथ जो है वो पक रहा है, पक रहा है, तो इसमें कुछ, जहां पर भी व्रण शोथ है उस अवस्था में, पच्यमान अवस्था में क्या होता है, तो जब शोथ पकने लगता है, ऐसा आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन यहाँ पे जो एनालिसिस है वो याद रखेंगे, तो जब भी पेशेंट आएंगे तो आप लोग को ध्यान में आएगा। जब शोथ पकने लगता है तो आग से जलने के समान व्यथा होती है, बर्निंग हो रहा है वहां पे, शार लगने के समान चुनचुनाहट होती है, चींटियों काटने के समान पीड़ा होती है, छेदने के समान, शस्त्र से चीरने के समान, डंडे के में मारने के समान, हाथ से दबाने के समान, भीतर सुई चुभोने के समान पीड़ा होती है, और वो कैसे कंटिन्यू पेन हो रहा है, टस टस टस। कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब वो पकता है ना, बहुत सीवियर पेन होता है, अगर पेन किलर नहीं खाया जाए तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। और जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, जैसे पैरासिटामोल, कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, वोवेरॉन वगैरह, वो इसके लिए ही बनाया गया है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स रहते हैं। लेकिन अगर वो ड्रग्स ना लिया जाए, पेन किलर्स, तो इसी तरह से पेन होता है, हाथ से दबाने के समान, भीतर सुई चुभोने के समान पीड़ा होती है, किसी एक स्थान पे दाह होता है, आग के समीप रहने की सी जलन होती है, शोथ विवर्ण हो जाता है, ऐसा मालूम होता है जैसे मानो भीतर अंगुली से चलाया जा रहा है, बिच्छू के टंक डंक मारने के समान पीड़ा होती है, बैठने सोने और किसी स्थान पे भी शांति नहीं मिलती, शोथ की त्वचा वायुपूर्ण बस्ती के समान तन जाती है, ज्वर, प्यास और अरुचि उपद्रव होते हैं। टिप्पणी बोले हैं, इन लक्षणों में से किसी कई लक्षण स्थानिक होते हैं और कई सर्वांग व्यापी या अन्य अंगों में होते हैं। इन लक्षणों से पता चलता है कि अब शोथ पक रहा है। आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है आप लोगों के साथ कि बचपन में खेलते खेलते कहीं पर भी लग गया और सिर में चोट लग गई, और वहां पे ऊपर ऐसे उभार आ गया और फिर पेन हो रहा है? किसी का कोई अनुभव है तो यहाँ शेयर करिए प्लीज, कुछ बोलिए अगर आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है तो। खुद में तो सभी लोगों ने किया ही होगा
कि ऐसा कंडीशन आते कॉम्बिफ्लेम ब्रूफेन वोवेरॉन वगैरह खाना पड़ा? कुछ अनुभव है कंचन मैडम, वीना मैडम, कुछ याद है बचपन का? जी सर, होता है सर। बचपन में ऐसे ही साइकिल, सबसे पहले तो साइकिल सीखते हैं हम लोग, जो दो चक्कों वाली जो साइकिल सीखते हैं ना, तब बहुत बार गिरते हैं सर। और गिरने के वजह से मोस्टली नी में या फिर एंकल में, पैर में मोस्टली चोट लगती है, हाथ में कूनी में चोट चोट लगती है। तो ऐसे अनुभव किया है सर मैंने। और ऐसे ही होता है। पहले तो वो लग जाता है, पहले उस दिन ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा सा तो लग गया है। फिर मम्मी बोलती थी कि ये ना अभी दूसरे दिन अकड़ने वाला है तेरा हाथ, अभी बहुत जोर जोर से चोट लगी है ना। तो ऐसे लगता है नहीं नहीं, थोड़ा सा ही हुआ है। पर नेक्स्ट डे एक तो पहले अकड़ान होती है, चलने में परेशानी हो रही है, या फिर हाथ में लगी है तो हाथ से जो काम कर रहे हो वो काम करने में परेशानी हो रही है। फिर जैसे उसको इग्नोर कर दिया जाए ना, तो वो पक भी जाता था सर। जैसे थोड़ा सा पहले येलो येलो दिखना स्टार्ट होता है। फिर बहुत पेन, ठस ठस, जैसे ऐसे मतलब जैसे फोड़ा, हम बोलते हैं ना फोड़े में ठस ठस हो रहा है। हम मराठी में तो ठस ठस जैसे हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, ऐसे बोलते थे सर। और वो फिर ना कुछ दिन के बाद ऐसे एक दो दिन, मतलब तीन तीसरे दिन वो, अगर वो अच्छे से पक जाता था ना, तो वो फूट भी जाता था सर। फूट जाने के बाद मतलब जो फूटने की अवस्था रहती है, जो जिसे हमारे आयुर्वेद में पक्वावस्था बोला है, वहां पे ना पेन कम हो जाता है। तो फूटने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा पस निकल जाता है, फिर उस पे स्केल आना स्टार्ट होता है। वो स्केल निकालने में भी मजा आता था सर छोटेपन में, कि वो कुरेद कुरेद के निकालना, और मम्मी बहुत डांटती थी कि वो निकालना नहीं है। और जब वो स्केल आ जाती थी, तब वो एक मीठी मीठी से एक इचिंग टाइप, जैसे बोलते हैं ना हम, खुजली आ रही है। तो खुजली भी आती थी, और हाँ, धीरे धीरे हम उसे निकालते थे भी थे कि ऊपर से वो स्केल निकल जाए। होता है सर ऐसे, बचपन में हमने याद किया है, अभी भी होता है बहुत बार। जैसे छोटी सी चोट लगती है किचन में, कुछ ना कुछ वो करते करते चोट लग जाती है, मोस्टली नाखून में कुछ चला जाता है बर्तन घिसते टाइम वगैरह। तो ये चीजें अनुभव होती है सर। और मैंने एक छोटी बेबी थी, हार्डली 3 साल की थी, उसके बटक में ऐसे ही शोथ आया था। और बहुत रोती थी वो, दिन भर, मतलब दिन भर रोती थी वो, 4-5 दिन से रो रही थी ऐसे बोल बोल के। और उन्होंने पेडियाट्रिशियन को दिखाया, तो उन्होंने बोला था कि वहां पे चीरा लगाना पड़ेगा। मेरे पास जब आई थी तो मैंने ऐसे बोला था देखते हैं कुछ ट्राई करके, वो मैंने बहुत सिंपल लेप बताया था। एक हल्दी और थोड़ा सा उसमें त्रिकटु डाल के उस पे लगा देना। टचवुड वो 2 दिन में वो पक के, वो फूट के, वो बेबी अच्छा हो गया था। नहीं तो वो डॉक्टर ने उसको तो बोल दिया था कि इसको चीरा लगा के उसको काट के फिर निकालते हैं। मैंने उनको बोला था ये अगर लेप से वो हो सकता है कि वो बैठ जाए या फिर पक जाए, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था सर कि कौन सी अवस्था में है, पर वो पेन कंटिन्यू था, तो मुझे लग रहा था कि ये पक्वावस्था में है। तो ये हो सकता है कि ये मतलब कि फट के फूट जाएगा, तो बेबी का पेन जो है वो काफी हद तक, उनके बाकी जो पेन किलर थे एलोपैथ वगैरह के, वो चलने दिए थे। और एक खाली लेप दिया था मैंने उसे, वो काफी अच्छे से मतलब वो ठीक हो गया था सर। जी सर। जी। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए, कुछ अनुभव आप। प्रणाम सर, सभी को हाँ, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। अभी गाते शूल हो जाए तो उसमें कोल्ड फोमेंटेशन, ठंडी बर्फ की सिकाई करें तो एकदम ठीक हो जाता है। मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। भाई साहब का पोता था, छठी सातवीं में पढ़ता था, तो स्केटिंग सीख रहा था, उसका कंपटीशन था स्केटिंग का, तो घर पे ही स्केटिंग कर रहा था गली में। तो वो गिर गया, और फोन आया मुझे कि दादू मैं गिर गया हूँ, और मुझे तो बड़ी पेन हो रही है, और कल मेरा कंपटीशन भी है स्केटिंग का। तो मैंने उसकी मदर को एडवाइस किया कि इसको कोल्ड फोर्मेंटेशन बर्फ लेके प्लास्टिक की थैली में, या कोई कोल्ड ये जेल पैक है तो वो, इसको सिकाई कर दो, बर्फ से सिकाई कर दो, और इसको एकदम रेस्ट करने दो। और थोड़ी सी एंटी इन्फ्लेमेटरी गोली बता दी, वो पीसीएमई पैरासीटामोल ही बता दी। बच्चा है तो तेज क्या देनी है, ये खिला के इसको सुला दो, खाना वाना खा के। और अगले दिन वो कंपटीशन में फर्स्ट आया। जी। तो कोई भी आप गाते शूल है तो उसमें कोल्ड फर्मेंटेशन और रेस्ट जरूरी है, फिर वो पकने का तक आता ही नहीं है, ठीक हो जी। जाता है। जी, सही बताया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कह रहा था, बाल तोड़ में 3 लक्षण मिलते हैं, आम का भी, पच्चमान का भी, और पक्वा का भी। जी।
क्योंकि बाल तोड़ होता है उसमें पहले पहले इतनी भारी फुंसी सी होती है, फुंसी के बाद में उसमें थोड़ी सी दर्द होना जो होता है, हल्का सा कड़क हो जाता है वो। और उसके बाद में जब पकता है उस समय उसमें इतना पेन होता है कि मानो उसमें किसी ने चीरा लगा दिया हो। और जब पक जाता है, जब पक हो जाता है, उसके बाद में उसमें मवाद निकल जाती है, उसके बाद में बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है वो। पूरे लक्षण जो बाल तोड़ में होते हैं वो तीनों मिलते हैं उसमें। और इस सबके जीवन का अनुभव है, सबके होते हैं करीब करीब। कपड़ों से हो जाते हैं, कपड़े टाइट पहन लिए उसी से हो जाते हैं वो बाल तोड़। जी, कपड़े टाइट पहनने से भी होते हैं, लेकिन दोष भी तो कहीं ना कहीं होते ही है ना सर उसमें। नहीं, वो बाल उपड़ते हैं सर, बाल उपड़ने से उसके होते हैं, वो ज्यादातर दोस्त तो होते ही हैं, लेकिन बाल उपड़ता है, जी बाल निकलता है, खिंचता है वो बाल, उसके वहां वहीं होता है वो। जी, हाँ सही बताया आपने। ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि टीकाकार की पच्यमान लक्षणम महादह्यत इत्यादि। पच्यमान शोथे पित्तलिंगान्येव भूयसा भवन्ति, विदाहस्य पित्त प्रकोपजत्वात् विदाहश्चात्र दोषादिनामेव, तेन ज्वरस्तृष्णा रुच्यादयो अत्र पित्तलिंगानि। फिर छिद्यतिथि द्विधा क्रियते एव, विद्यतिथि विदार्यते, शोषाचोष इति उषा दाह, पार्श्वास्ति अग्नि संतापवत व्यथा, ताभ्याम सह वर्तते यह स तथा। इसका मतलब यह है कि पच्यमान शोथ के लक्षण लिखते हैं दह्यत इत्यादि। पच्यमान शोथ में पित्त लक्षण ही अधिकतर ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि पच्यमान अवस्था में विदाह अधिक होता है, और यह विदाह जो है वो पित्त प्रकोप से ही होता है। यह विदाह वातादि दोषों का ही होता है। इसलिए इस पच्यमान अवस्था में ज्वर, तृष्णा, अरुचि आदि पित्त के ही लक्षण होते हैं। फिर बोल रहे हैं छिद्यते अर्थात चाकू, छुरी आदि से मानो कटा जा रहा हो। विद्यते मतलब फटा जा रहा हो। छिन्न भिन्न में यही भेद है कि छिन्न वह होता है जहां पे तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र से सुव्यवस्थित रूप से इच्छा अनुसार काटा जावे। भिन्न वह होता है कि अव्यवस्थित रूप से फट जावे। भिन्न मतलब भिन्न, ऐसे हो गया। और छिन्न मतलब एक लाइन से, एक एज से कटा हुआ। शोषा चोष इत्यादि से, उषा मतलब दाह को कहते हैं, और चोषा मतलब पास पड़ी आंख के संताप की सी पीड़ा होती है। जिसमें उषा और चोषा यह दोनों संताप की अवस्थाएं पाई जाए उसे ओष और चोष ऐसा कहते हैं। आमावस्था के पश्चात व्रण की पच्यमानावस्था का वर्णन करते हैं। इस अवस्था में व्रण मानो आग जैसा जलता हुआ प्रतीत होता है, अथवा क्षार से पचता हुआ, अर्थात किसी ने तीक्ष्ण धार रख दिया हो, और या फिर तेजाब मतलब एसिड फेंक दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। मानो वहां पे हजारों चींटियां काट रही हो, और या फिर तीक्ष्ण शस्त्र से काटा जा रहा हो, या वज्र आदि से छिन्न भिन्न किया जा रहा हो, अथवा डंडे से पीटा जा रहा हो, या हाथों से मसला जा रहा हो, ऐसा पेन होता है। पेन का भी इन्होंने कितना अच्छे से एनालिसिस करके बताया। या हाथों से मसला जा रहा हो, या सुई चुभोने जैसा हो रहा हो, वहां अत्यंत जलन होती है, उसका वर्ण बदल जाता है। अर्थात आमावस्था में तो शोथ का रंग देह के रंगत के समान होता है, और पच्यमानावस्था में संघर्ष यानी दाहादि क्रियाओं में उसके वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, और उसमें रक्तिमा व लालिमा आ जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो अंगुली से कोई चुटकी काट रहा हो। बिच्छू के काटने के समान रोगी को बैठते, उठते, लौटते, सोते कहीं शांति नहीं मिलती है। वो बैठेगा भी, उठेगा भी, लौटेगा, सोएगा। धीरे धीरे वो शोथ वातपूर्ण फूली हुई बस्ती के समान उठकर विस्तृत सा हो जाता है। रोगी इतना पीड़ित हो जाता है कि उससे दाह, ज्वर और अरोचक आदि उपद्रव भी पीड़ित कर देते हैं। आप लोगों का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं, ऐसा कभी हुआ है तो। माधुरी मैम, तनिका मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग? पच्यमान अवस्था, आमावस्था, पक्व शोथावस्था में कभी कुछ हुआ है एक्सपीरियंस? प्रमेह पीठिका में भी ऐसा होता है सर। हाँ, डायबिटिक वंड में। सर वो डायबिटिक ये में पेशेंट आते हैं ना लेडीज के वजाइनल एब्सेस आते हैं ना, वो लेबिया मेजोरा पे बॉयल्स आते हैं गर्मी में, तो हाँ उसमें यहाँ होता है मैं सर पे बहुत पेनफुल रहता है उनका वो सब पक्व अवस्था, वो पच्यमान अवस्था रहती है ना उधर। तो फिर सर उसमें मैंने तो बहुत देखा है, वो बॉयल्स आते हैं, फिर पकते हैं, फिर उसका फूटने के बाद उनको उसका ही बोलते हैं ना, उसके लस से दूसरा आता है उधर ही ऐसे। नहीं तो इन्हें तो एक्जिला में आता है ना सर एब्सेस गर्मी के, तो वो जी, भी है सर। वो उसमें तो थोड़ा सा लिम्फोडेनोपैथी हो गया ना। हाँ, एक्जिला का लिम्फोडेनोपैथी, या नहीं फिर नहीं नहीं, उसका
बॉयल आता है ना, ऐसा बाल खिंच गया तो बॉयल आ जाता हाँ है, हाँ बराबर, हाँ। वो वैसे टाइप, वो वाले देखते हैं सर, फूट गर्मियों के। के टाइम पे बहुत होता है हाँ, ऐसे। गर्मी के टाइम में सर आते हैं। जी। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। एक सर महेंद्र। नाखून में होता है, नाखून पकता है जब, जी। उसमें भी इतना ही पेन होता है। जैसे शुरुआत में बहुत कम 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 पेन होगा, टाइट भी होगा, उसके बाद में फिर वो बहुत जलन वगैरह और उस तरह का बहुत तेज पेन होता है, सहन भी नहीं होता, इतना तेज पेन होता है। और उसके बाद में उसमें जब कुछ बांध के लेप वगैरह अपन लगाते हैं, उसके बाद में पक के वो फूट जाता है, जब उसमें रिलीफ मिलता है। कई बार बैठ भी जाता है, कई बार वो पक भी जाता है, पकने के बाद उसमें रिलीफ मिल जाता है। जी ठीक है। तो आप लोग दवाइयाँ क्या देते हैं, एलोपैथी का दवाई देते हैं ऐसे कंडीशन में? नहीं सर, हम तो जो बाल तोड़ में है उसमें तो पहले बचपन के टाइम की तो याद है, वो अब भी लोग बात करवाते हैं, दसांगले तो अपन देते ही हैं साथ में। लेकिन अब पहले तो क्या करते थे, जो गेहूं होते हैं, गेहूं को अपने मुंह से ही चबा के और उसी का लेप कर देते हैं। और उसी से कम ये मानो 6 घंटे में, ये बचपन की बता रहा हूँ मैं आपको। जी। उस समय बचपन में माँ कहती थी कि गेहूं लो और गेहूं को चबाओ 15-20 दाने, और चबा के उनको उसी को बारीक करके उसका लेप कर दो, तो 6 घंटे 7 घंटे में वो बाल तोड़ में आराम मिल जाता था। और अभी जो करते हैं उसमें दशांग वगैरह का अपन प्रयोग करते हैं, जैसे हल्दी और मेथी का प्रयोग करते हैं, इस तरह का प्रयोग करते हैं अपन। जी, वो जल्दी पकाने के लिए। हाँ जी। इंटरनल दवाइयों में तो सूक्ष्म त्रिफला है, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, गंधक रसायन, आरोग्य वर्धिनी, पंच तिक्तिकृत गुगुल, और तिक्त रसात्मक जैसे महापंच निम्बादि चूर्ण या महातिक्तक चूर्ण, ये सब देते हैं। या पटोल कटुरोहिण्यादि कषाय, सहचरादि कषाय, दशमूलारिष्ट, ये सब जब देते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी उसमें स्वेलिंग वगैरह है वो कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है। पकाना अलग चीज है, पकाने के लिए सुश्रुत संहिता में बहुत अलग अलग चीज बताए, विम्पलापन व फिर लेप वगैरह बहुत सारे बताए हैं चिकित्सा में, वो करना चाहिए। या पुलटिस जो रहता है, आप लोगों ने किया होगा, पुलटिस जो उपनाह स्वेद है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पक्व शोथ के लक्षण। जब पक जाता है तो क्या होता है? वेदनोपशमः शोथो, अलोहितो अल्पो न चोन्नतः, प्रादुर्भावो बलिनाम च तोदः कंडुर्मुहुर्मुहुः, उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनम त्वचाम, बस्ताबिम्बाम्बु संचारः शाश्वतो अंगुली पीडिते, पूयस्य पीडे तेक मनंतमन्ते च पीडिते, भक्ताम कांक्षाभ वंचेते तत्शोधनम पक्व लक्षणम। इसमें इसमें बोल रहे हैं कि शोध पकने पे पीड़ा शांत हो जाती है, पेन कम हो जाता है, शोध पीला पड़ जाता है, छोटा हो जाता है, ऊंचा नहीं रहता है, त्वचा में सिकुड़न होने लगती है, सुई चुभने की सी पीड़ा, और बार बार खुजली हो रही है, और ऊपर का जो लेयर है स्किन का वो भी निकल रहा होता है। ज्वर आदि उपद्रव शांत हो जाते हैं, शोथ कम हो जाता है, अंगुली से दबाने से दब जाता है, त्वचा कुछ फट जाती है, शोथ में अंगुली दबाने से पीप उस स्थान से हट जाता है, और जैसे पानी पानी से भरे हुए मशक में उंगली दबाने से पानी हट जाता है, एक स्थान पर दबाने से पीप दूसरे स्थान पर हट जाता है और वहां पीड़ा होती है। शोथ पकने पर खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है। इन लक्षणों से शोथ पक गया ऐसा समझना चाहिए। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। तो पक्व लक्षणम महा वेदनोपशम इत्यादि, दाहादि वेदनोपशांति ही विदाहोपशमेन, पित्तस्यावलक्षणात् पित्तास्याववत्ततात्, तोदः कंडुश्चात्र वात कफलिंगम, प्रादुर्भुव वलिनामिति, मास शैथिल्याद वली संभवा, उपद्रवाणम प्रशमम इति, पित्त कोपजनिता उषाचोष तृष्णा रुच्यादयो रोगा एव उपद्रवस्तेषां प्रशमः, निम्नता स्वरूपतः अंगुली पीडनाद्वा स्फुटनम त्वचामिति, किंचित त्वग्ग अवतरणम, बस्त्यावित्यादि, बस्ती चर्मपुटकम, पुयस्तन्येत्यत्र संचारिति शेषः, अयम अर्थः बस्तो यथाम्बु संचारस्तथा शोथे अंगुली पीड़िते तथे पुयस्य संचारः, पीड़ायाम ते मंतमन्ते च पीड़िति एक मंतम देशः, अन्ते अवयव पीड़िते पीड़ित्यवगाहते पूया इति शेषः। पक्व शोथ के लक्षण कहते हैं कि वेदनोपशमिति, शोथ पक जाने पर दाह और पीड़ा आदि की शांति हो जाती है। विदाह आदि के शमन निर्भय पित्त के बलहीन हो जाने से यहाँ तोद और कंडू वात और कफ के परिचायक होते हैं। मतलब तोद हो रहे थोड़ा सुई चुभने जैसा, और
लेकिन वेदना कम है, पहले उतना नहीं है उतना, और खुजली हो रही है। प्रादुर्भाव बलिनाम अर्थात मांस के शिथिल हो जाने से बलि, सलवटी और झुर्रियां पड़ जाती है। उपद्रवाणम प्रश्न अर्थात पित्त के प्रकोप से होने वाला उषा, चोष, तृषा, अरुच आदि रोग भी उपद्रव रूप होते हैं, उनकी शांति हो जाती है। शोथ का उभार देखने में कुछ निम्न या हल्का प्रतीत होता है, दबाने में उसमें गड्ढा सा पड़ जाता है। सुटराम त्वचा अर्थात त्वचा में चिरके पड़ जाते हैं, तो बीच बीच में कुछ फट जाती है। बस चर्म पुटक के बस्ती कहते हैं, पुय से इस पद से संचार इस पद को जोड़ देने से इसका अर्थ ये हो जाता है कि जैसे बस्ती अर्थात मशक में पानी छलछलाता है, वही शोध को अंगुली से दबाने पर पोहे छलछलाता है, वहां पे पस आ जाता है पोहे। और बहुत ज्यादा प्रेस किया तो वो एक दबाने से पोहे दूसरे सिरे में पीड़ित करने लगता है, और पानी से भरे मशक में एक और दबाने से पानी सिकुड़कर दूसरे ओर संचित हो जाता है, उससे मवाद भी उसमें थलथला जाता है। तब अंगुली से एक सिरे से दबाने से वो मवाद दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, और वो फूट गया तो वो निकल भी जाता है। और पूरा पक गया है ना तो वो शोथ बहुत छोटा हो जाता है, और उसका जड़ जो है मूल वो निकल जाता है, और वो फिर जल्दी हील हो जाता है। अब व्रण शोथ के लक्षण कहते हैं कि शोथ जब पक जाता है तो पीड़ा कम हो जाती है, शोथ की लाली भी दूर हो जाती है, शोथ का उभार कम हो जाता है और अपने चारों ओर फैल जाता है। अंदर पोए होने के कारण कठिनता दूर होकर उसमें झुर्री पड़ जाती है, उसमें तोद और खुजली बार बार उठती है, इसलिए कि प्रकृति उस पुए को शरीर से बाहर निकालना चाहती है। अगर वो पुए अंदर रह गया तो नुकसान देगा, वो बहुत ही मतलब खतरनाक होता है, इसलिए उसको निकलना बहुत जरूरी है। चोष, दाह, ज्वर, अरोचक आदि उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। शोथ में कुछ गाढ़ा सा प्रतीत होता है, त्वचा भी कुछ फटी फटी हुई होती है, शोथ में कुछ गड्ढा सा प्रतीत होता है। यदि अंगुली से दबाया जाए तो मशक के पानी के समान छलछलाता है, यदि उस पोए शोथ को एक किनारे से दबाया जाए तो सारा पोए दूसरे किनारे की ओर इकट्ठा हो जाता है। रोगी अपने आपस में कुछ हल्कापन महसूस करता है, उससे कुछ खाने पीने की इच्छा और भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है कि अग्नि प्रदीप्त हो गई है और शोथ पक रहा है, ऐसा कंडीशन होता है। आप लोग को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं कहना तो अब हम कल मिलेंगे, और मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम का सेशन जल्दी शुरू हो जाए, मेरा काम जल्दी निपट जाए। जैसे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा मैं सेशन फिर से सारे सेशन शुरू कर दूंगा। तो अभी मैं अपना सेशन अभी बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं, थैंक यू। अब हम कल सुबह मिलेंगे 6 बजे माधव निदान के सेशन में।